नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। कहते हैं ना कि किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए, किसी भी मुकाम पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। बस आपका हुनर बड़ा होना चाहिए और आपका हुनर ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी आंखें खुली की खुली रख दे। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं, एक ऐसे बच्चे से हम बात करने वाले हैं जिसकी उम्र तो छोटी है, लेकिन कहते हैं ना छोटा पैकेट ही बड़ा धमाका करता है। वैसे ही ये लड़की है 13 साल की उम्र में जो नेशनल खेल चुकी है, कबड्डी प्लेयर रह चुकी है और बहुत सारी बातें जो है आज हम उससे करने वाले हैं। एक छोटी उम्र 13 साल बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन जब छोटी उम्र में हम बड़े कारनामे कर देते हैं ना, तो वो कारनामे कई एक छोटी जगह पर सीमित नहीं रह जाते हैं, वो कारनामे सब तक पहुंच जाते हैं। ऐसे कारनामे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये वो लड़कियां हैं जिन्हें पंख मिल जाएं तो वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम उस लड़की का जिसका नाम है अर्पिता सती, और बात करते हैं कि वो कैसे एक स्टूडेंट से नेशनल प्लेयर बन गई। तो अर्पिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अर्पिता, तुम्हें देख के ना वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक पहली बात तो एक लड़की और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रही है कि वो नेशनल लेवल तक कबड्डी, वो भी कबड्डी जैसे गेम में अगर नेशनल लेवल तक जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। अर्पिता, मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी उम्र, आप कौन से स्कूल में पढ़ती है और आप कैसे कबड्डी की तरफ गई। मेरा नाम अर्पिता है और मैं पीएम श्री केंद्र विद्यालय जोशीमठ में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में कबड्डी उतना कुछ फेमस था नहीं, ऐसे ही खेल लेते थे। पर ऐसे एक दिन पीटीआई सर आए, उन्होंने कहा इस बार गर्ल्स पे मेहनत करते हैं। तो मैं भी चली गई, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा हो जाए। तो मैंने भी ट्राई किया, पर सर ने बोला तुम पे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा गेम अच्छा नहीं जा पा रहा है। फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने सोचा कि अब की बार तो मेहनत करनी है, कुछ तो करना है अब की बार। तो हमने बहुत तेज गर्मी हो रही है, तब हम जाके ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं। और जिस दिन बारिश हो रही है, हमने रिसोर्स रूम में मैट लगाकर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर्स कह रहे कोई फायदा नहीं है, पर हमने बोला मैम कोई बात नहीं, हमें मेहनत करने दो और हम कुछ करेंगे अब की बार स्कूल के लिए। तो ऐसे ही हुआ। तो हम फिर सर ने बोला तुम्हारा गेम अच्छा हो रहा है, चलो तुम्हारे लिए कुछ तो करते हैं। तो सर हमें खिलाने लग गए भैया लोगों के साथ। तो पहले हमें डर लगता था कि भाई अगर कुछ इंजर्ड हो गए तो घर वाले डायरेक्टली मना ही कर देंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही हुआ, हमने डर भगाया। स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की, अभी भी करते हैं सुबह सुबह। तो वही करते करते डर तो सारा ही भाग गया। तो भैया लोगों ने सर से भी ये कहा कि सर कुछ कर सकते हैं ना, भेज दो। तो सर ने कहा ठीक है ट्राई करते हैं अब की बार। तो सर ने हमें रीजनल लेवल देहरादून में भेजा, जहां हम केवीएस अपर कैंप में कबड्डी खेलने गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कबड्डी की टीम तो आई थी और भी बहुत सारे गेम्स की टीम आई थी। हमें सिर्फ इतना पता था हमने कबड्डी खेल ली है। तो पर जब हम वहाँ गए तो पता चला यहाँ और भी गेम्स है। तो हमने वहाँ बहुत सारे गेम्स देखे, स्केटिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलीट हो गया। तो हमने वो खो खो भी देखा वहाँ पे, जिसे देख के अच्छा लगा कि हाँ हमारे गेम के अलावा कोई दूसरा भी मेहनत कर रहा है और हमें उनके साथ उनका गेम देखने का भी मौका मिल रहा है। तो हमने वहीं बहुत सारे गेम्स के रूल देखे, कैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कैसे खो खो खेल रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमने जब कबड्डी खेला तो थोड़ा डर था कि अब अगर हम इस बार कुछ कर नहीं पाए तो डायरेक्ट गेम बंद हो जाएगा। तो हमने रीजनल लेवल पे फर्स्ट आए और वहाँ से खबर मिली, वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बोला तुम्हारा नेशनल लग गया है। तो 3 महीने का टाइम मिला हमें बेंगलोर के लिए, जहाँ हमारा नेशनल था केवी हेब्बल में। तो हम अच्छे से मेहनत करने लग गए। जब इतना बड़ा लेवल निकला था तो सारे बच्चे आने लगे कि हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। तो 12 बच्चों को हमने मैक्सिमम ले जाना था वहाँ पे कबड्डी खिलाने के लिए। तो 12 बच्चे हमें ऑटोमेटिकली मिल गए कि हाँ हमने खेलना है। किसी के पेरेंट्स ने पहले मना कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई नेशनल लगा है तो भेज देता है। तो उसके बाद हमने बहुत सी प्रैक्टिस की और हम नेशनल गए। फिर वहाँ पे हमने अपने पूल में बहुत सारे 4-4 का पूल था, तो हमने अपनी टीम में 3 गेम जीते और उसके बाद हम टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। पर कुछ लोग, हमारी टीम के कुछ मेन प्लेयर्स थे जो कि इंजर्ड हो गए थे, तो उनका गेम थोड़ा डाउन हो गया, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो वहाँ पर भी हम टॉप 8 में 5th नंबर पे आए और हमने सोचा कोई बात नहीं, अब की बार अगर 5th आए तो अगली बार फर्स्ट आएंगे।
मुझे ना अर्पिता बहुत खुशी हो रही है ये बात जानकर कि इतनी छोटी एज में पहले तो आप कबड्डी जैसे गेम को खेल रहे हो, नेशनल लेवल पर आप जा रहे हो, और दूसरी बात जो आपने ये बात कही है ना कि ठीक है इस बार हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, ये एक प्लेयर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इतनी छोटी एज में हम कोई गेम खेलते हैं, नेशनल लेवल तक जाते हैं, तो ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अर्पिता, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कबड्डी को ही क्यों चुना और कबड्डी के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से इसको खेला जाता है? कबड्डी एक स्पेसिफिक गेम है। इंडिया में कबड्डी जैसे मतलब पीकेएल जैसे लेवल पे कबड्डी खेलता है, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिला कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लेवल में गेम खेल रहे, तो वहाँ से थोड़ा ये हुआ, इनकरेज मिला, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला कि हाँ खेल सकती हूँ मैं। तो वही गेम देख देख के मैंने कबड्डी सीखा, स्कूल में सीखा। तो कबड्डी के रूल्स कुछ इस तरह से है कि अगर मतलब 2 टीम्स होती है जिसमें दोनों टीम्स के पास रेडर और डिफेंडर होता है। अगर कोई अपोनेंट टीम से रेड में जा रहा है और उसने बक लाइन टच नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली आउट है। और ये रूल रेडर और डिफेंडर रेडर के लिए ही है, डिफेंडर के लिए नहीं। और अगर कोई रेडर डिफेंडर को टच करे बिना लॉबी में जा रहा है या फिर डिफेंडर ने रेडर को टैकल नहीं करा और वो लॉबी में जा रहा है तो टेक्निकल पॉइंट है। वो दोनों के लिए, रेडर और डिफेंडर के लिए, दोनों के लिए ये है कि उन्हें लॉबी में जाना ही नहीं जब तक वहां से टैकल ना हुआ या फिर रेडर टच ना करके जाए। तो और होता है एक बोनस लाइन होता है बक लाइन के पीछे, उसके लिए मतलब रेडर को बहुत स्पीड में बोनस लेना पड़ता है क्योंकि बोनस लाइन तक जाना ही बहुत टफ होता है। तो रेडर है उससे बहुत स्पीड के गेम, स्पीड फुटवर्क दिखा के बोनस लेना पड़ता है। तो बोनस लेने के बाद वो क्लेम कर सकता है कि हाँ मैंने बोनस लिया है। और एक आती है डू और डाई रेड, जहाँ पे मतलब रेडर को जाना पड़ता है। अगर वो पॉइंट लेके नहीं आ रहा है तो वो आउट हो जाएगा। तो ये तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि रेडर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी टाइम होता है कि डू और डाई है। तो यहाँ पे डिफेंडर पे प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर एक पॉइंट लेके नहीं गया तो ये आउट हो जाएगा। तो डिफेंडर तो पॉइंट देना नहीं देता, अगर डिफेंडर की एक गलती यानी रेडर को पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे ही रूल्स होते हैं। जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाँ। पढ़ाई के बीच में किसी गेम को चूज करना और उस पर फोकस बनाए रखना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो नेशनल खेल के आए हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो दोनों के बीच में कैसे मैनेज होता है कि गेम के साथ साथ पढ़ाई पे कैसे फोकस होता है? ये हमें सारे टीचर्स ने भी कहा था ये सवाल कि भाई तुम अगर गेम खेल रहे हो तो तुम्हारे परसेंटेज पे ऑटोमेटिकली वो क्या बोलते हैं उसे, फर्क पड़ेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम पढ़ाई के साथ गेम मैनेज कर लेंगे। तो यही था कि अगर पहले जैसे जैसे नेशनल पास आ रहा है तो हम उतना पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं क्योंकि पेपर भी पास आ रहे हैं, नेशनल भी, तो ये सब हो जाता है ना घिचिर पिचिर सा। क्या करें अब? तो सर ने बताया ये टाइम टेबल, पीटीआई सर ने, कि स्कूल में तुम गेम खेलो पर घर जाके तुम ये मत देखो कि गेम खेलना है, क्या पता घर में भी खेल ही रहे, इंजर्ड हो रहे हैं। तो सर ने कहा यहाँ से जाने के बाद थोड़े देर रेस्ट करो 1 घंटे का, उसके बाद पढ़ाई करो, फोकस करो पढ़ाई पे, उसके बाद अगले दिन तो तुमने खेलना ही है तो थोड़ा ये कर लो कि घर जाके पढ़ना है। तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। बिल्कुल। अर्पिता, एक चीज आपने कहा है कि गेम है तो गेम में इंजरी तो होती ही होती है ना? हाँ। अब कैसा भी गेम हो, छोटी मोटी इंजरी या बड़ी से बड़ी इंजरी होने का डर तो रहता ही है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कुछ इंजरी हो गई हो और घर वाले बिल्कुल ऐसे हो गए कि अरे अब तो नहीं खेलना या नहीं भेजना, या डर गए हो, कुछ ऐसा? ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर टीम कैप्टन थी जो हमारी, उसके साथ हुआ। लास्ट टाइम पे उसका हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया था, तो पर उसके घर वालों के साथ अच्छा सपोर्ट था उसका। उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, अभी इतना बड़ा लेवल है तो भेज देता है, कोई बात नहीं। तो मतलब उसका हाथ है, मतलब जैसे चोट लगी तो वैसे डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने भी बोला ज़्यादा चोट लगी नहीं है, ठीक हो जाएगी। तो 15 दिन में उसका हाथ ठीक हो गया था। आप खेल के प्रति अगर देखा जाए, इस ये एज ऐसी होती है कि हमारा ध्यान भटकता रहता है। हाँ। हम भी इस एज से निकले हैं तो हमें भी पता है कि भाई हम बाकी जगह भागते रहते हैं, चाहे वो टीवी देखना हो या फिर फालतू कुछ मस्ती है, हाँ। घूमना फिरना, इन चीजों में रहता है। तो आपने ये कैसे सोचा कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, कुछ हटके करना है? ये वाला कहाँ से माइंडसेट हुआ? ये वाला तो मतलब हो ही जाता है, स्कूल से आ गया है माइंडसेट। सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया है, घर वालों ने मोटिवेट किया कि तुम हटके हो
तुम्हें कुछ करना है। तो यहाँ से मोटिवेशन मिला कि हम हट के है तो कुछ करना है। तो इसी को देखते देखते मतलब ये हो गया कि घर वाले इतना मतलब हम पे वो रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, और हम उसका भरोसा तोड़े तो अच्छा नहीं लगता। कोई हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है और हम उसका ट्रस्ट ही तोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मोटिवेट हमें सर ने भी बोला, पेरेंट्स ने भी बोला कि हमारा पूरा साथ तुम्हारे साथ है, तुम जी जान लगा दो गेम में। तो हमारे हाथ वाथ घिस जाते थे, पर फिर भी हम खेलते थे कि कुछ करना है। अलग अलग टीम से मिलना होता है, अलग अलग जगह के लोगों से मिलना होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी से आपकी मतलब ऐसे रह गया हो कि यार इसको तो हराना है? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा रहा ये। हमारे साथ हमारे पूल में 2 टीम थी जो हमारे साथ क्वालिफाई करती है, केवीएस जबलपुर और केवीएस दिल्ली। यहाँ की टीम अच्छी थी, हमारे कंपेयर में तो बहुत ही अच्छी थी। तो हमें लगा कि भाई इनका गेम अच्छा है, और मतलब हम पहली बार गए थे तो पूरी टीम को लगा, जितनी वहाँ पे 22 टीम थी, तो उन्होंने बोला कि भाई देहरादून वालों को कोई बस की बात नहीं है, तो पहले से 4 साल से आ रहे हैं, इनके साथ अच्छा गेम है, इनका अच्छा गेम है, देहरादून वालों का गेम अच्छा नहीं है। तो वहाँ से ये हो गया, तो अब तो इन्हें हराना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हुआ कि जो दिल्ली वाले रीजन थे वो हमें मतलब मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट कर रहे हैं। हम रेड पे जा रहे हैं, पूरे जितनी ऑडियंस है वो भी कह रही है कि दिल्ली जीतेगी। वहां पे ये हो गया, हम अकेली टीम थी जो मतलब खुद को सपोर्ट करी थी, मोटिवेट करी थी। वो गेम हम कैसे भी करके मतलब 2 पॉइंट से हार गए। तो वहां पे थोड़ा डीमोटिवेट लगा। हमने बोला कोई बात नहीं, अब प्ले ऑफ्स की लड़ाई होगी, यहाँ हराएंगे। पर वहां भी छोटी मोटी गलतियों से वो हाथ से वो गेम है छूट गया, और वो दिल्ली रीजन 3rd पे थी और जबलपुर 4th पे थी और हम 5th पे थे। मतलब थे पर आजू बाजू ही। ये भी हाँ। बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर आप 8th के लिए आप क्वालिफाई करते हो, वहां से अगर आप 5th में भी उन्हीं के बगल में जगह बना रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है सिचुएशन में। वो सिचुएशन तो मेरे को ऐसे लगे कि अब हार ही जाएंगे। पूरी टीम मतलब पूरे जितनी ऑडियंस थी वो सारे अपोनेंट के सपोर्ट में थे। तो मेरे को लगा कि अब तो हार ही जाएंगे। पर हमारे जो सर थे वहाँ पे जो आए थे, पीटीआई सर थे हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर पूरी ऑडियंस उनके सपोर्ट में तो क्या हुआ, तुम हट के हो। सर ने वहाँ पे भी यही बोला कि तुम हट के हो, अगर सब लोग कुएं में कूद रहे तो तुम थोड़ी कूदोगे, सर ने ये कहा। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो वहाँ से मतलब वो गेम हम अच्छे से खेल रहे थे। पर लास्ट टाइम पे ये होता है ना कि 1 मिनट बचा है, यहाँ से भी एक रेड आएगी, यहाँ से भी एक रेड आएगी। तो थोड़ी गलती हुई कि वहाँ से रेड आई तो हमने ये करी जल्दीबाजी, तो यहाँ से पॉइंट लेके चली गई। तो वहाँ पे थोड़ा ये हुआ कि क्या की गलती क्यों की हमने। अर्पिता, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या आप सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है? और जब ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं आपने भी ऐसा तो नहीं सोच लिया कि गिव अप करना है और बैठ जाना है? नहीं, गिव अप करने वाली बातें नहीं सोचती हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पे गिरने का सवाल होता है तो वहाँ पे उठने की रोशनी मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो मैं कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे गिव अप कर दी तो मेरा तो लॉस ही है ना। अगर मैं यहाँ पे उठ रही हूँ कहीं पे और वहीं से मतलब मैं अच्छी जगह पे पहुँच गई और वहाँ से मैं गिर गई हूँ, तो मैं फिर उठ सकती हूँ ना, रास्ता तो पूरा बना हुआ है। तो गिव अप करने वाली बातें कभी कभी आती है दिमाग में, पर फिर मैं सोचती हूँ कि भाई गिव अप करने का फायदा क्या है, मतलब मेरे को ही नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से गिव अप करने वाली बातें ज्यादा सोचती नहीं मैं। बिल्कुल। और अर्पिता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जितनी बात बताई, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी एज में आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा है। और सबसे बड़ी बात होती है ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, ये एक प्लेयर के अंदर तो होना ही चाहिए, लेकिन एक लड़की के अंदर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने फ्यूचर के जितने भी चैलेंजेस है ना, उनको वो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हैंडल करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हमको बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।